आज हम इस वीडियो में अकाउंटिंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है अकाउंटिंग प्रिंसिपल इसको कवर करेंगे। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि यूज़फुल होने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स लेवल के जो टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए। उसी का लेवल हम मेंटेन करेंगे, फिर वो चाहे आपका केवीएस हो, केवीएस की तैयारी कर रहे हैं आप, ठीक है, या फिर एनवीएस की कर रहे हैं, या फिर डीएसएसबी की कर रहे हैं, या एमपी टेट में कर रहे हैं, किसी भी अगर वो पीजीटी लेवल का है ना तो वो उसमें सब में ये यूज़फुल होने वाला है, ठीक है। फिर यूपी का हो, हरियाणा को, किसी भी स्टेट का भी हो, वो सब इसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेवेन्यू इज कंसिडर एज बीइंग अर्न व्हेन, कब, जब आपको कैश रिसीव हो गया हो, सेल्स इज अफेक्टेड, प्रोडक्शन इज डन, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सोचो। देखो, कैश आपको रिसीव हो गया, क्या तब माना जाएगा? अब कैश तो कभी भी हो सकता है आपको एडवांस पेमेंट मिला हो सकता है आपने सेल कर दिया लेकिन लेट पेमेंट आपको मिले, ठीक है, आपकी क्रेडिटर आपको पेमेंट बाद में कर रहे हैं। तो इसमें जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो होता है आपका, कौन सा वाला कॉन्सेप्ट आता है, कौन सा वाला प्रिंसिपल आता है? तो ये आता है रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का, ओके, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो इसमें क्या होता है, जब व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैज़ बीन रेंडर, जब आप सर्विस रेंडर कर चुके हैं और गुड्स को सोल्ड कर चुके हैं, तभी आप कंसीडर करेंगे कि आपने अपना रेवेन्यू क्या कर लिया है, अर्न कर लिया है। तो इस केस में कहाँ पे हो रहा है ये ऐसा, सेल्स इज अफेक्टेड, यानी कि आपने सेल्स कर दी है तो सेल्स अफेक्ट हो गई तो आपके पास क्या आ गई, राइट आ गया, लीगल राइट आ गया कि आपने जो इनकम है वो जनरेट कर ली है, ठीक है। प्रोडक्शन इज डन, नहीं, प्रोडक्शन और सेल्स ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, ये एक अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है, ये इसका आंसर नहीं होगा, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The assumption that a business enterprises will not be sold or liquidated in a near future is known as, ऐसा कौन सा assumption है, वो ये कहता है कि बिजनेस एंटरप्राइजेस जो है नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है, ना ही वो सोल्ड करने वाले हैं, ना ही वो लिक्विडेट होने वाला है। कौन सा फीचर होता है? तो ये तो बहुत कॉमन फीचर है, सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है मॉनेटरी यूनिट, नहीं, गलत। कंजर्वेटिज्म, बिल्कुल नहीं। पीरियोडिसिटी, नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा गोइंग कंसर्न। तो गोइंग कंसर्न ये कहता है कि हम क्या मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है वो नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला है, उसका जो टाइम पीरियड है उसका चलने का वो इनडेफिनेट है, इनडेफिनेट टाइम के लिए वो चलने वाला है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, गोइंग कंसर्न, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, गोइंग कंसर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द WDV method of depreciation on a particular asset year after year, ठीक है, किसी एसेट पे, किसी पर्टिकुलर एसेट पे आप कौन सा मेथड लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन का, WDV। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ WDV, कमेंट में मेरे को आप बताएंगे। तो चलिए बताइए आप, ईयर आफ्टर ईयर किसी भी पर्टिकुलर एसेट पे सेम मेथड आप अप्लाई कर रहे हैं। स्टेट द नेम ऑफ रेलिवेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाइड हियर, यहाँ पे कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो कि अप्लाई हो रहा है, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, मटेरियलिटी प्रिंसिपल, फुल डिस्क्लोजर, या कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? देखो, कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, आपको सेफ खेलना है भाई, प्ले सेफ, है ना। अगर लॉस कोई भी दिख रहा है तो उसको प्रोविजन वगैरह बना के रख लो, अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो उसको आपको अभी कंसिडर नहीं करना है। ये सेफ प्ले बोलता है कि आपको कैसे खेलना है, सेफ खेलना है, ठीक है। कंजर्वेटिज्म, मटेरियलिटी, भाई मटेरियलिटी का भी यहाँ पे नहीं है कि जो चीज़ मटेरियल है हमें उसे रिकॉर्ड करनी है, जो चीज़ नहीं है उसको हमें रिकॉर्ड नहीं करनी है, तो यहाँ मटेरियलिटी का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिखाई दे रहा है। फुल
डिस्क्लोजर, क्या यहाँ पे इस बात हो रही है कि डिस्क्लोजर की कोई चीज़ हम डिस्क्लोज कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी क्या होता है कि हाँ हम सेम मेथड को यूज़ कर रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जिससे बनी रहती है वो हमें हेल्प करता है इन फ्यूचर कंपैरिजन में। हम कंपेयर कर सकते हैं, अपना स्टेटमेंट कर सकते हैं अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस से, या फिर किसी अदर कंपनी का या फिर किसी अदर यूनिट का भी हम अकाउंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके उससे भी हम अपने आप को कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों बना के रखी हैं? तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये कहता है इसमें आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है, ताकि जो इंटरनल यूज़र हैं और एक्सटर्नल यूज़र हैं उनको इससे कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी बना के रखनी है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, जहाँ पे ईयर आफ्टर ईयर आप सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। Next, the primary quality that makes accounting information useful for decision making are, कौन सी प्राइमरी क्वालिटीज़ होती हैं जो कि एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज़फुल बनाता है डिसीजन मेकिंग के लिए? तो ये भी बहुत सिंपल सा है, आपने पढ़ा ही होगा। कंपेरेटिबिलिटी, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी एंड टाइमलीनेस, रिलीवेंस एंड रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। तो बताइए कौन सा इसका राइट आंसर है? तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस। रेलिवेंस और रिलायबिलिटी होनी चाहिए किसी भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आपकी जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल भी होना चाहिए, बट और रेलिवेंस भी होना चाहिए। जो भी आपने रिकॉर्ड किया है उसका कुछ रेलेवेंस भी है कि नहीं, है ना, और रिलायबिलिटी भी, कि भैया सामने वाला आपके ऊपर फेथ कर सके, आपके ऊपर ट्रस्ट कर सके, तो ऐसा रिलायबिलिटी भी उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to a going concern concept, a business is viewed as having, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सिंपल भी है, कोई भी कर सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है, अ लिमिटेड लाइफ, अ इनडेफिनेट लाइफ, अ वेरी लॉन्ग लाइफ, नन ऑफ द एबव। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि गोइंग कंसर्न क्या कहता है कॉन्सेप्ट, कि हमारा बिजनेस जो है वो इनडेफिनेट टाइम के लिए चलने वाला है। तो इसमें राइट आंसर इसका क्या दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज इनडेफिनेट लाइफ। ठीक है, इसकी लाइफ क्या रहने वाली है? इनडेफिनेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉलिसी ऑफ एंटिसिपेट नो प्रॉफिट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉस अराइज ड्यू टू कन्वेंशन ऑफ। तो कौन से कन्वेंशन में या कौन से प्रिंसिपल में ऐसा कहा गया है कि आपको प्रॉफिट एंटिसिपेट नहीं करना है, बट कोई भी अगर पॉसिबल लॉसेस आपको दिख रहे हैं तो उससे आपको प्रोवाइड करना है? ये मैंने कुछ टाइम पहले ही डिस्कस किया था कि इसके बारे में डिस्कस किया था, तो आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। दैट इज़ अ कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म क्या कहता है आपका? कि आपको सेफ प्ले करना है। पॉलिसी होती है, कौन सी पॉलिसी क्या बोलती है? आप प्लेइंग सेफ। ठीक है, आपको ये वर्ड याद रखना है कि आपका कंजर्वेटिज्म क्या कह रहा है कि आपको सेफ प्ले करना है। सेफ प्ले कैसे करेंगे आप? जब आपको कोई भी लॉस दिखाई दे रहे हैं तो लॉस की आप प्रिपरेशन पहले से कर लीजिए। अभी हुए नहीं है लॉस, लेकिन दिखाई दे रहे हैं कि हाँ भाई लॉस हो सकते हैं, तो आप प्रिपरेशन कर लीजिए, उसका प्रोविज़न बना लीजिए। ठीक है, प्रोविज़न आपने बनाए देखे, पता ही होगा कौन कौन से बनाते हैं। कौन कौन से प्रोविज़न होते हैं? डाउटफुल डेट का बना लिया, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट, कि आपको पता है कोई ना कोई ये जो डेटर्स हैं ये जब कैश पेमेंट करेंगे इनको डिस्काउंट तो देना ही देना है ना, तो ये एक तरीके से हमारा लॉसेस होगा, तो इसका हम प्रोविज़न बना लेंगे। डाउटफुल डेट है कि भाई यहाँ से हमें पैसा नहीं आने वाला है, हमें पता है, तो उसका भी हम क्या बना लेंगे? प्रोविज़न बना लेंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉफिट है जो आपको दिख रहा है प्रॉफिट हमारे फ्यूचर में होने वाला है, तो आपको उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। कीप इट एज इट इज़, वो एज इट इज़ बनाए रखिए, उसके साथ हमें कुछ नहीं करना है। जब हमें प्रॉफिट हो जाएगा तब हम इसे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके का क्या होता है हमारा ये कंजर्वेटिज्म का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल अगर हम ले लें, एक और एग्जांपल क्या है हमारा? ओके, तो यहाँ पे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। वो क्या कहता है कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होते हैं, है ना, एक मिनट, हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक हैं, यस, क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूएशन हम करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? या मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस ले लेते हैं, एंड दूसरा कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है?
कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है, इन दोनों में से जो भी लोअर होंगे, इन दोनों में से जो भी लोअर होगा उस पे हम वैल्यूएशन करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, एक मार्केट प्राइस है आपके पास, एक कॉस्ट ऑफ गुड्स है। तो कॉस्ट और एमआरपी जो भी हमारी लोअर है, हम हायर नहीं ले रहे हैं ताकि हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अच्छा दिखे, भाई हमारे पास 10,000 की गुड्स हैं, लेकिन फिर वो एक्चुअल में मार्केट में आप देखने जा रहे हैं कॉस्ट उनकी 10,000 है, मार्केट में देखने गए कि भाई वो तो 8,000 के हैं, तो आपको 8,000 पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। हमें क्या करना है, लोअर वैल्यू लेके चलनी है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कंजर्वेटिज्म का। ये एग्जाम्पल देके भी आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो हम वैल्यू रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की लोअर पे, यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है, तो वो कंजर्वेटिज्म का होता है। ठीक है, तो इसमें भी कौन सा हो रहा है, कंजर्वेटिज्म का। ठीक है, चलिए इसे रफ कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कंजर्वेटिज्म, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कन्वेंशन इम्प्लाइज दैट द अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन द सेम फ्रॉम ईयर टू ईयर। जहाँ ईयर टू ईयर आ गया ना आपको, हर साल मतलब ईयर टू ईयर मतलब हर साल वही सेम चीज़ हो रही है, हर साल क्या हो रहा है, सेम चीज़ अप्लाई हो रही है, या हर मंथ, हर साल, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर हर साल बनता है ना, हर अकाउंटिंग ईयर में होता है। तो जहाँ पे भी सेम ईयर टू ईयर आ गया तो आपको आंख बंद करके कौन सा लगा देना है, कौन सा लगाना है, आंख बंद करके, अभी भी डिस्कस किया था हमने कंसिस्टेंसी का। कौन सा, कंसिस्टेंसी। क्या ये डिस्क्लोजर है, नहीं। क्या ये मटेरियलिटी से रिलेटेड है, नहीं। कंजर्वेटिज्म, नहीं। कंसिस्टेंसी। अच्छा, बाकी का हमने क्वेश्चन अभी डिस्कस नहीं किया, हमने केवल ईयर टू ईयर देख के कंसिस्टेंसी लगा दिया। फिर से देख लेते हैं, कन्वेंशन विच इम्प्लाइज द अकाउंटिंग प्रैक्टिस शुड रिमेन। हाँ, यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग जो प्रैक्टिस है आपकी, रिमेन द सेम ईयर टी, जो भी आप मेथड लगा रहे हैं, WDV का लगा रहे हैं, या सिंपल SL क्या होता है वो, सिंपल straight line method, not a simple, it's a straight line method. And what is the full form of DVM, that is a written down value method. ठीक है, written down method. ओके, सो हम क्या बात कर रहे हैं कि SLM का है या वो है, आप कोई भी प्रैक्टिस जो है ईयर टू ईयर सेम यूज़ कर रहे हैं, या आपका बोलें कि डेप्रिसिएशन आप 10% लगाते आए हैं तो अभी तक 10% ही लगा रहे हैं, सेम मेथड रखा हुआ है आपने, तो ये सब क्या है, आपने कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी हुई है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल भी कहता है क्या, कि आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके चलना है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, ईयर आफ्टर ईयर आप सेम मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस को यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा आपका कौन सा आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट आंसर हियर। ओके, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स पेड बाय प्रोपराइटर इज, यहाँ पे ये मिस्टेक है, दैट इज ओके, इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। तो किस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन सा ये कहता है, अकाउंटिंग का जो प्रिंसिपल है या कॉन्सेप्ट है या कन्वेंशन है, तो वो कौन से ये कहते हैं कि इनकम टैक्स को आपको प्रोपराइटी, जब प्रोपराइटर जो होता है इनकम टैक्स पे करता है, तो हम उसे एक्सपेंसेस क्यों नहीं लेते, हम उसे ड्राइंग क्यों ले रहे हैं, है ना, उसमें क्योंकि हमने टैक्स पे किया है भाई, टैक्स पे किया है हमने। ठीक है, टैक्स पे किया है, तो ये हमारा एक्सपेंसेस क्यों नहीं है, हम इसको ड्राइंग क्यों बोल रहे हैं, ये कौन सा अकाउंटिंग प्रिंसिपल है आपका, बताइए। हमने एक्सपेंसेस क्यों नहीं लिया, ड्राइंग क्यों ले रहे हैं, बताते हैं क्यों। क्योंकि इसमें जो ये प्रोप्राइटर है, ओनर है, ठीक है, ये ओनर है और ये है आपका बिजनेस, ये दोनों डिस्टिंक्ट एंटिटी हैं, ये दोनों डिफरेंट है, ओनर आपका अलग है, बिजनेस आपका अलग है। इनकी जो कॉन्सेप्ट होता है आपका एंटिटी कॉन्सेप्ट, वो ये कहता है भाई ओनर अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है। हाँ, इसने कुछ पैसा दिया है इसमें, तो हमने उसे कैपिटल बोला है, तो वो कैपिटल हमारा लायबिलिटी में हम लेके जा रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारा ही है, लायबिलिटी है, हमें कभी ना कभी तो उसको रिफंड करना ही करना है ना। तो हमारा केस अलग है, ओनर का केस अलग है। ओनर अगर इनकम टैक्स अगर पे कर रहा है तो वो ड्राइंग के रूप में जाएगा, यानी कि वो क्या हो रहा है, हमारी कैपिटल में से, बिजनेस की कैपिटल में से ड्राइंग क्या होती हैं, लेस होती हैं, तो वो ड्राइंग
बन जाएंगी, ना कि हमारा एक्सपेंसेस। हम उसे एक्सपेंसेस क्यों बुक करें, हम अपना प्रॉफिट क्यों कम करें। ये कैपिटल है, कैपिटल में से उसने कुछ विड्रॉ कर लिया है इनकम टैक्स के रूप में, तो वो हमारी ड्राइंग हो जाएंगे। ये क्यों होता है, क्योंकि ओनर अलग है और बिजनेस अलग है, दोनों अलग अलग है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, क्या कंजर्वेटिज्म नहीं, कॉस्ट नहीं, गोइंग कंसर्न बिल्कुल नहीं, एंटिटी कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, एंटिटी कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, in the accounting period according to which concept the cost incurred to acquire an asset is shown in the balance sheet। अब बताइए, तो ऐसा कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है या प्रिंसिपल है, वो ये कहता है कि किसी भी एसेट को एक्वायर करने में जो आपकी कॉस्ट हुई है, ठीक है, जैसे आपने जो एसेट है उसको लेके आए, आपने कोई मशीन खरीदी, उसको शॉप से घर तक, सॉरी घर में नहीं, बिजनेस तक लाने में जो आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हुए हैं, या फिर उसको इंस्टॉल कराने में वहाँ पे वर्कर आए, उन्होंने उसे वहाँ पे सेटअप जमाया पूरा, उसका कुछ चार्जेस वगैरह लिए। तो ये सारे एक्वायर करने में, एक एसेट को एक्वायर करने में जो खर्चा हो रहा है आपका, एसेट तो मान लीजिए आपकी कोई एसेट है, यानी कि कोई मशीनरी है, उसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए, प्लस आपकी ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस वगैरह सब मिला के अदर कॉस्ट जो है आपकी आ गई, वो रेडी टू यूज़ करने के लिए तब तक उसका खर्चा हो गया 30,000 रुपये का। ठीक है, तब आप उसको रेडी टू यूज़ हो गई। तो ये सारा जो ये 30,000 है, ये भी बैलेंस शीट में जाएगा। क्यों जाएगा, ये तो हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लेके जाएंगे इसको, हम अपना प्रॉफिट कम कर देंगे कि भाई हमारा एक्सपेंसेस है ये हमारे, है ना। तो ये बैलेंस शीट में क्यों जा रहा है, हमें क्यों इसको बैलेंस शीट में दिखाना है, तो बैलेंस शीट में मशीनरी की वैल्यू क्या हो जाएगी, मशीनरी की वैल्यू जो बैलेंस शीट में शो होगी वो कितनी होगी, 30,000 प्लस 2 लाख, कितनी की हो जाएगी, 2,30,000। क्यों हो रही है ये, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसी बातें करता है, बिजनेस कॉन्सेप्ट कर रहा है, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कर रहा है, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कर रहा है, या कॉस्ट कॉन्सेप्ट कर रहा है। ऐसा बोलता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, आपकी शॉप से बिजनेस तक, ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी शॉप है, इसे यहाँ तक लाने का जितना भी खर्चा है वो किस में ऐड होगा, कॉस्ट में। किस में ऐड होगा, कॉस्ट में। ऐसा कौन बोलता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट बोलता है कि हिस्टोरिकल जो कॉस्ट है, हिस्टोरिकल इन नेचर में होता है, मतलब ये इसका नेचर हिस्टोरिकल है। परचेज प्राइस जो भी रहेगी आपकी, फिर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कोई भी है, या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, या फिर इंस्टॉलेशन का कॉस्ट है, तो वो सारे एसेट को जो रेडी टू यूज़ बनाते हैं, वहाँ तक के जितने भी आपकी एक्सपेंसेस हैं वो किस में ऐड ऑन हो जाएंगे, उसकी कॉस्ट में ऐड ऑन हो जाएंगे, तो कॉस्ट में वो इंक्लूड रहेंगे। तो ये कॉस्ट वाला बात कौन करता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, outstanding expenses are incurred in the profit and loss account at the end of accounting year to which concept। अब बताइए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, उनको हमने इंक्लूड किया प्रॉफिट एंड लॉस में एट द एंड ऑफ द ईयर, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट ऐसी बातें करता है कि हमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमने अभी पे किए ही नहीं है उसको भी हम प्रॉफिट एंड लॉस में इंकर्ड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या आपका मैचिंग कह रहा है, एक्रूलर कह रहा है, गोइंग कंसर्न, या फुल डिस्क्लोजर, कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। वो क्यों है, क्योंकि हमारा जो एक्रूलर कॉन्सेप्ट होता है वो ये कहता है, क्या कहता है वो, आपको कैश बेसिस पे अपने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करने हैं। ठीक है, कैश हो सकता है आप पहले पेमेंट कर रहे हैं, हो सकता है बाद में कर रहे हैं, तो कैश बेसिस पे आपको रिकॉर्ड नहीं करना है। आपको किस बेसिस पे करना है, जब आपके ऊपर लाइबिलिटी इनकर्ड हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, यानी कि हम सर्विस उसकी ले चुके हैं, हम सर्विस उसकी ले चुके हैं, लेकिन हमने उसका भी पेमेंट नहीं किया है, तो ये हमारे ऊपर क्या हो गई, लाइबिलिटी हो गई, है ना, लाइबिलिटी हो गई, तो इसे हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। ऐसे ही हमारा रिवेन्यू है, अगर हमें कैश एडवांस में रिसीव हो गया तो हमें उसे रिकॉर्ड नहीं करना है। हमें कब रिकॉर्ड करना है, जब उसके लिए हमारे पास लीगल राइट आ जाता है, तब हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स इट्स मेड ड्यू टू द प्रिंसिपल ऑफ, ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ तो आपको पता होगा। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स आप बना रहे हैं तो वो कौन सा जो आपका प्रिंसिपल है वो ऐसी बातें करता है, वो कंजर्वेटिज्म है, मटेरियलिटी है, या फिर कंसिस्टेंसी, फुल डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर के बारे में बोलेगा। कंसिस्टेंसी, ईयर आफ्टर ईयर सेम पॉलिसी आप यूज़ कर रहे हैं। मटेरियलिटी यानी कि जो मटेरियल है उसको रिकॉर्ड करना है, जो कि एक अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है, बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है, उसी को आप रिकॉर्ड करेंगे। कंजर्वेटिज्म बोलता है आपको सेफ प्ले करना है, लॉसेस है तो उनको प्रोविज़न बना लीजिए, उसका रिकॉर्ड कीजिए। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए। ओके, हाँ नेक्स्ट। अच्छा ये हो गया ना हमारा, हमने डिस्कस कर लिया 12। ओके, एडवांस रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज नॉट टेकन एज सेल इज बेस्ड ऑन, ये भी हम अभी 2-3 बार हमने इसे डिस्कस कर लिया है तो इसमें ज़्यादा चर्चा की बात ही नहीं है। अकाउंट में कब हम रिकॉर्ड करेंगे, एडवांस रिसीव हो गया कस्टमर से लेकिन हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, उसे सेल की तरह उसे रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, तो वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? अगेन ऑप्शन नंबर सी, एक्रूलर कॉन्सेप्ट। अभी अभी डिस्कस किया हमने कि हमें कैश बेसिस पे नहीं रिकॉर्ड करना है, हमें किस भी बेसिस पे करना है, जब हमें सेल किया और लीगल राइट हमारे पास आ गया या फिर लाइबिलिटी हमारे ऊपर इनकर्ड कर दी। कैश आप इस साल पेमेंट कर रहे हैं या नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट मैटर। आपको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट, हाँ यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए, हम उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए होंगे और ये सारे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जब तक आपने प्रैक्टिस नहीं किए हैं और आपने टॉपिक बेसिक कवर कर लिए हैं तब तक इसके कोई मायने नहीं है। तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर सी होगा। तो क्वेश्चन है इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मैं और वीडियो इसी तरीके से लाती रहूँगी आप सबके लिए। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।